Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 1 of chapter 14 oscillations. ऑसिलेशंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बड़ा ही सुंदर सा मोशन का टाइप है। हम इससे पहले ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ चुके हैं, हम इससे पहले रोटेशनल मोशन पढ़ चुके हैं और अब हम ऑसिलेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो ऑसिलेशंस की क्या कंडीशन होगी, किस तरह का मोशन होगा, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे हम अपने इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी पोर्शन आपके एग्ज़ाम का इस चैप्टर से होगा। 6 से 7 8 नंबर का पूछा जा सकता है इस चैप्टर से आपसे, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसे डिस्कस करेंगे अभी आपके साथ ऑसिलेशंस के इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात, मोशन की जब बात करते हैं हम, ट्रांसलेशनल मोशन पढ़कर आए। ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, उसकी वेलोसिटी हो सकती है, उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक इसी तरह से रोटेशनल मोशन पढ़ा, जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करती है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम पढ़कर आए हैं बातों को कि ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात करें, ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन में एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकता है, यानी कुछ x डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसका, कुछ v वेलोसिटी हो सकती है उसकी, एक्सेलरेशन हो सकता है उसका कुछ a। वेलोसिटी होती है x का क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। इस तरह की टर्म्स हमने पढ़ी है पहले भी। अब रोटेशन में इसी तरह से रोटेशन की अगर बात करें तो रोटेशनल मोशन के अंदर भी हमने कुछ टर्म्स को जाना कि रोटेशनल मोशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है या सर्कल में घूम रही है इस तरह से। तो सर्कुलर मोशन में है अगर एक ऑब्जेक्ट, मान लो किसी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट ये और ओ सेंटर है इसका और रेडियस इसका क्या है भाई r, तो r इसका रेडियस है और हो सकता है किसी टाइम पर पार्टिकल, टाइम 0 पर मान लेता हूं मैं, पार्टिकल कहां पर है, इस a पॉइंट पर है। थोड़ी देर के बाद ये घूमने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। तो जब ये रोटेट करने लगेगा, हो सकता है भाई कैपिटल टी टाइम में घूमकर वापस यहां पर आ जाए, हो सकता है कुछ कैपिटल टी टाइम के बाद वापस घूमकर अपनी इस पोजीशन पर आ जाए। टाइम 0 पर पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, उसके बाद मान लो 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड मैंने लेट कर लिया कि 4 सेकंड के बाद वापस अपनी इसी पोजीशन पर आ जाता है, तो ये सर्कुलर मोशन था और कैपिटल टी इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। कैपिटल टी क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा कि जिस टाइम में ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। अब पूरा एक राउंड गोल घूमने में इसने एंगल कितना कवर किया, 360 डिग्री यानी 2 पाई, और टोटल टाइम कितना लिया, कैपिटल टी। जैसे यहाँ डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, इसी तरह से यहाँ पर 2 पाई का एंगल कवर किया पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, और कैपिटल टी टाइम लिया, तो इसे ओमेगा कहेंगे। ओमेगा का मतलब इसे एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, मैं इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी नाम दे सकता हूँ भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी नाम दिया जा सकता है। कहने का मतलब एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा ये पार्टिकल, वो इसकी एंगुलर स्पीड है कि ये एक सेकंड में कितने एंगल पर घूम जाता है। पूरा राउंड कंप्लीट करने में कैपिटल टी टाइम ले रहा है, तो एक सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, वो इसकी स्पीड है एक तरह से। अब ये पार्टिकल टाइम 0 पर चलना स्टार्ट करता है और मान लो कैपिटल टी टाइम पर अगर वापिस आ जाता है, तो t/4 टाइम पर ये यहां रहा होगा। टोटल टाइम का t/4 कर दिया मैंने, टोटल टाइम t लिया है इसने, तो t/2 पर यहां तक पहुंचा होगा और 3t/4 टाइम तक यहां तक पहुंचा होगा और कैपिटल टी टाइम पर यहां पहुंच गया होगा। 4 पार्ट्स में मैंने इसे पढ़ा। 0 पे इसने चलना स्टार्ट किया
और 4 सेकंड में घूमकर अगर वापस आ जाता है तो 1 सेकंड बाद ऊपर पहुंच गया होगा, 2 सेकंड बाद यहां पहुंच गया होगा, 3 सेकंड बाद नीचे आ गया होगा और 4 सेकंड बाद दोबारा अपनी पोजीशन पर आ गया होगा। यानी टोटल टाइम अगर कैपिटल टी है तो उसे 4 से डिवाइड करूं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो t/4 पर यहां आ गया, t/2 पर फिर यहां आ गया, फिर इसमें t/4 और ऐड किया तो 3t/4 पर यहां आ गया, इसमें t/4 फिर ऐड किया तो t टाइम पर यहां पहुंच गया। इस तरह से ये सर्कुलर मोशन था। सर्कुलर मोशन में रोटेशन है, मतलब एक तरह से इसमें एंगुलर वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। और टाइम 0 पर पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था और चलते चलते किसी टाइम पर अगर यहां पहुंच गया है, किसी टाइम पर अगर यहां पहुंच गया है, किसी भी t टाइम पर बात करें तो यहां पहुंच गया, तो ये अब इसकी पोजीशन है, मतलब ये यहां पर है, पहले ये यहां पर था इस तरह से, तो इस A पॉइंट से ये किसी B पॉइंट पर चला गया है तो इतने एंगल पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है इसका, थीटा एंगल पर इसका क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ओमेगा स्पीड से अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये थीटा जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा बराबर लिखा जा सकता था ओमेगा इंटू में टी। ओमेगा स्पीड से ये घूम रहा है और 0 से t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो थीटा बराबर ओमेगा इंटू में क्या लिखा जा सकता है, t लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशनल मोशन रहा। इसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे। ये रोटेशनल मोशन रहा। यहां हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो जैसे फैन, पहले ऑन करने पर फैन धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है, फिर तेज होता जाता है तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है। पहला एक राउंड कंप्लीट करने में कम समय लिया होगा, फिर और कम समय लिया होगा, फिर और कम समय, मतलब टाइम घटता गया इस तरह से। तो एंगुलर स्पीड क्या होती गई, बढ़ती गई, एक्सेलरेटेड मोशन था। स्विच ऑफ करने पर इसकी एंगुलर स्पीड घटने लगेगी, ये रिटार्डेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से रोटेशनल मोशन की बात करें। अब ट्रांसलेशनल मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो, कोई भी इस तरह का मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लॉक हैंड्स की, तो सेकंड वाली जो सुई है वो आपके अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, हो सकता है, तो ऐसे बात कर लेते हैं इस तरह से। तो जो अब क्लॉक की हैंड्स होती हैं, सेकंड हैंड की बात करूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड में पूरी घूम जाती है, फिर से वही मोशन रिपीट करेगी, फिर से वही मोशन रिपीट करेगी, फिर से वही मोशन रिपीट करेगी। इफ अ मोशन इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई मोशन बार बार रिपीट हो रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो पीरियोडिक मोशन एक फिक्स टाइम के बाद फिर से हो रहा है। मैं बात करता अगर किसकी मिनट हैंड की, तो वो 1 घंटे में पूरी घूम जाती है, वही भी पीरियोडिक मोशन है। मैं आवर हैंड की बात करूं तो वो 12 घंटे में पूरी घूम जाती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। अर्थ अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे में पूरी घूम जाती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। अर्थ सन के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। 365 डेज एंड 6 आवर्स में सन के अराउंड का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है हमारी अर्थ, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। मरकरी सन के अराउंड राउंड कंप्लीट करने में 87 डेज समथिंग, 88 डेज समथिंग ले रही है और फिर दोबारा रिपीट करेगी इस मोशन को, वो पीरियोडिक मोशन है। मून हमारी अर्थ के अराउंड घूम रहा है और 27.3 डेज समथिंग ले रहा है, ये भी पीरियोडिक मोशन है। इस तरह से हेलीज कॉमेट तारे जैसा दिखाई देता है, हेलीज कॉमेट हर 76 ईयर्स में दिखाई देता है, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। इसका मतलब इस तरह से, तो ऐसे बहुत सारे मोशंस क्या हैं, पीरियोडिक है। पेंडुलम झूला इस तरह से डिस्प्लेस कर दिया जाए और इस तरह से पेंडुलम का जो वो मोशन होगा वो भी तो क्या है, पीरियोडिक मोशन है। इस तरह से पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो
द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, द मोशन दैट repeats itself, the motion that repeats itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time is called periodic motion. तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक कहेंगे जो मोशन एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब ऐसा मोशन जो अपने आप को फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए मैथ्स का जिससे ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सके भाई। तो मुझे एक पीरियोडिक फंक्शन की जरूरत है, मुझे एक पीरियोडिक फंक्शन की जरूरत है। और एक पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज रिपीट करे बार बार भाई। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि y इज इक्वल टू, y किसे लिखा जाता है, fx को लिखा जा सकता है, मतलब f किसका फंक्शन है, x का। x की अलग अलग वैल्यूज y के अलग अलग आंसर्स देगी, तो y क्या है, फंक्शन है किसका, x का। और वो फंक्शन है क्या, मान लो x स्क्वायर वो फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करने पर y की वैल्यू 9 आ जाएगी। और इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी ये वैल्यूज, रिपीट नहीं करेंगी। ये कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है भाई। ये फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। मैं बात करता अगर किसकी, y इज इक्वल टू बराबर होता मान लो 10x के, 10x मतलब 10 थीटा है, x यहां पर थीटा है, एंगल है। 0 डिग्री पर 10 की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 आई। x की वैल्यू 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर 1/√3 आ गया भाई। उसके बाद x की वैल्यू अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 डिग्री के एंगल पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 60 डिग्री पर y की वैल्यू √3 आ गई। और x की वैल्यू 90 डिग्री पर y इनफाइनाइट आ गया। x की वैल्यू 90 डिग्री पर y इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड भी कह देते हैं हम। अब नॉट डिफाइंड हो गया तो ये वैल्यू अब वापस नहीं आएगी, इन्फिनिटी पर चली गई ये वैल्यू। 10 अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं कर रहा है। 10 क्या नहीं है, एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल अच्छे आएंगे आपके सामने किसके, साइन और कोस के। साइन और कोस की बात करूं, साइन 0 डिग्री पर 0 है, साइन 90 डिग्री पर 1 है, साइन 180 डिग्री पर 0 है, साइन 270 डिग्री पर -1 है, साइन 360 डिग्री पर 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, सॉरी दोबारा से। और इसमें 360 में 90 ऐड करूं यानी 450 डिग्री की बात करूं, फिर से साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी 0 1 0 -1 1, फिर से 1 आना स्टार्ट हो गया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। और इन्हीं वैल्यूज के बीच में साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहेगा बिल्कुल फिक्स इंटरवल के बाद। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक इसी तरह से कोस भी ऐसे ही करता है और इसीलिए कोस भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन थीटा की कुछ वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू वही होगी जो साइन थीटा प्लस 2 की होगी, साइन थीटा प्लस 4 की होगी, साइन थीटा प्लस 6 की होगी। हर 2 के एंगल के बाद, हर 360 डिग्री के एंगल के बाद साइन और कोस अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। साइन 2 प्लस थीटा को साइन थीटा ही लिखा जा सकता है
ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैथ के फॉर्मूले हैं। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होगा मैं उनको अभी समझा देता हूँ, ये बात उन्हें जल्दी से समझ में आ जाएगी क्योंकि इस चैप्टर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साइन और कोस कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है जो एक फिक्स टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। और इसीलिए y एक्सिस पर मैंने वैल्यूज ली है कि भाई 0 वैल्यू हो सकती है, 1 वैल्यू हो सकती है और वैल्यू कितनी हो सकती है -1। यहां पर जो है वो किसकी वैल्यू ली गई है भाई, साइन थीटा या कोस थीटा की वैल्यू ली गई है भाई। तो एक बार साइन थीटा की बात करें, एक बार कोस थीटा की। और यहां पर क्या रखा गया है, थीटा रखा गया है। यहां पर क्या रखा गया है, थीटा रखा गया है इस तरह से कि अगर मान लीजिए भाई, अगर मान लीजिए ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है, तो ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है इस तरह से, टाइम 0 पर पार्टिकल यहां था, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, 0 डिग्री का एंगल बना रहा था। अगर ये पार्टिकल यहां ए पॉइंट पर है तो इसकी जो ये पोजीशन है, ये सीधी पोजीशन, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस हो गया इस तरह से और ये एक्स एक्सिस हो गया इस तरह से, तो ये यहां ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल। फिर ये इसका पोजीशन वेक्टर घूमकर कहां पर चला जाएगा, इस पोजीशन पर चला जाएगा। तो यहां पर जब इस पोजीशन पर पार्टिकल आ जाएगा तो ये रेडियस वेक्टर ऐसे घूम जाएगा इस तरह से, और ये एंगल कितना बनने लगेगा भाई, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। फिर ये और घूमने लगेगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पहुंचकर थीटा 90 हो गया है, यहाँ पहुंचकर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री थी, यहाँ पहुंचेगा तो ये एंगल 270 डिग्री हो जाएगा। और जब वापस घूमकर यहाँ पर आएगा तो एंगल कितना हो चुका, कितने एंगल पर घूम चुका होगा ये पार्टिकल, 360 डिग्री पर घूम चुका होगा भाई पूरा। तो 0 डिग्री का एंगल था स्टार्टिंग में, फिर 90 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद भाई 180 डिग्री हो जाएगा, फिर 270 डिग्री हो जाएगा और फिर हो जाएगा 360 डिग्री भाई इस तरह से। तो इन अलग अलग एंगल्स पर अगर मैं इस तरह से बात करूं, इन पार्टिकल्स की बात की जाए इन अलग अलग एंगल्स पर, तो साइन 0 डिग्री पर कितना था, 0। 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और 180 डिग्री पर कितनी हो गई, 0। और उसके बाद 270 पर साइन की वैल्यू -1 और 360 पर कितनी होती है, 0। और ये इन सभी को जोड़ने पर इस तरह की साइकिल जब बनेगी, ये बताने के लिए कि साइन और कोस कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन की साइकिल इस तरह से आएगी, फिर दोबारा ऐसे ही चलेगी और यूं साइन की साइकिल चलती जाएगी। साइन अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता रहेगा हर 360 डिग्री के बाद। आगे एंगल आएंगे, फिर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ऐसे साइन बार बार अपनी वैल्यूज को रिपीट करता रहेगा। ये ग्राफ मैंने साइन थीटा के लिए बनाया है। 0 डिग्री पर कोस की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पर कोस की वैल्यू 0 हो जाती है, 180 डिग्री पर कोस -1 हो जाता है, 270 डिग्री पर कोस फिर से 0 हो जाता है और 360 डिग्री पर कोस फिर से क्या हो जाता है, +1। और ये डॉटेड लाइन मैंने किसके लिए बनाई है, कॉस थीटा के लिए बनाई है। कोस भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, वो भी अपनी वैल्यूज को फिक्स टाइम के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बस इतना सा अंतर है कि टाइम 0 पर पार्टिकल यहां पर था और कोस और साइन की वैल्यू 0 थी, इसलिए भाई कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब पार्टिकल ने ऊपर से चलना स्टार्ट किया था, बस एक्स एक्सिस के साथ पहले से ही 90 एंगल बना रहा है। मान लीजिए एक पार्टिकल टाइम 0 पर कहां है, इस ऊपर वाली पोजीशन पर है और फिर घूमकर टी टाइम के बाद वापस यहां पर आ जाता है, तो मैं उसकी पोजीशन को कॉस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा, सॉरी साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि 0 डिग्री पर फिर वो 0 था इस तरह से। अभी एंगल्स हैं, आप एंगल समझिए, पोजीशन की बाद में बात करूंगा। तो यहां टाइम 0 से चलना स्टार्ट किया है तो वापस घूमकर यहां कर एक कंप्लीट कर लेगा। तो साइन और कोस दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, एक फिक्स टाइम के बाद अपनी वैल्यूज को साइन और क्या कोस क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है, और ये लिख सकता हूं कि साइन की वैल्यू 2 पाई 360 डिग्री में कुछ ऐड करूं
थीटा, तो क्या वैल्यू होगी साइन की भाई 2 पाई के बाद, 2 पाई यानी 360 डिग्री, और 360 डिग्री के बाद तो साइन की वैल्यू वही होगी जो पहले थी, तो यानी साइन 2 पाई प्लस थीटा पर साइन की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो साइन थीटा की वैल्यू है। भाई थीटा में 360, रेडियन में 2 पाई लिखा जाता है उसे, तो मैं 360 ऐड कर रहा हूं, 2 पाई ऐड कर रहा हूं, जो थीटा पर थी साइन की वैल्यू वही 2 पाई प्लस थीटा पर भी होगी, क्योंकि पूरा 360 डिग्री आगे चले गए आप, और दोबारा से उसकी वैल्यू वही होगी जो थीटा पर थी उसकी वैल्यू। तो इसलिए साइन और कोस कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक इसी तरह से कोस 2 पाई प्लस थीटा भी बराबर है किसके, कोस थीटा की, कि जो थीटा पर वैल्यू थी वही 2 पाई प्लस थीटा पर होगी, क्योंकि साइन और कोस कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। और फिर भी मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, मैथ्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि आपको 10th क्लास में सिखाया जाता था कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। अब 90 के अलावा भी कुछ आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो किस तरह से हमें वैल्यूज पता चलेंगी मैथ्स में, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस कंसीडर किए जाए इस तरह से, और एंगल की बात की जाए भाई, तो एंगल की जो है वो बात की जाए इस पर कुछ इस तरह से कि ये x एक्सिस है यहाँ पर और ये y एक्सिस है यहाँ पर, ये माइनस x एक्सिस है यहाँ पर और ये माइनस y एक्सिस है यहाँ पर। कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है इस तरह से जो यहां पर एक लाइन बनाई जाए, जैसे y एक्सिस एक लाइन है और x एक्सिस एक लाइन है इस तरह से। x एक्सिस के साथ अगर x एक्सिस पर ही कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो एंगल कितना बनाएगी, 0 डिग्री। y एक्सिस ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री का। माइनस x एक्सिस ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, 180 डिग्री का। और इसी तरह से माइनस का जो y एक्सिस है वो ये बड़ा एंगल x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 270 डिग्री। और घूमकर अगर वापस यहां जाऊं तो x के साथ दोबारा से कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री। 0 डिग्री तो 0 रेडियन है ही, 90 डिग्री का मतलब π/2 रेडियन है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन की। तो यहां 90 डिग्री को π/2 लिखूंगा, 180 डिग्री को पाई लिखा जाएगा, 270 डिग्री को 3π/2 लिखा जाएगा और 360 डिग्री को 2 पाई लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये एंगल समझिए अभी पहले कि मान लो घड़ी की सुई ने यहां से चलना स्टार्ट किया तो 0 डिग्री का एंगल है, घड़ी की सुई यहां पहुंच गई 90 हो गया है, घड़ी की सुई यहां पहुंच गई 180 हो गया है, घड़ी की सुई घूमकर फिर यहां आएगी तो 270 और दोबारा इस पोजीशन पर आएगी तो 360 डिग्री का एंगल हो गया, फिर और घूमने लगेगी और एंगल कवर करेगी, 360 से ज्यादा माना जाएगा वो। टोटल मोशन की बात करते हैं, पूरे एक राउंड में 360 डिग्री, फिर और जुड़ती जाए, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अगर मैं लिखूं 90 माइनस, पहली बात तो मैं लिखूं π/2 माइनस, भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक सभी की वैल्यू यहां पर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है भाई। ऑल सारे सभी की वैल्यूज यहां पॉजिटिव होती है भाई। यानी यहां पर 90 से कम एंगल है तो इस क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 60, 90 से कम एंगल पर साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक सभी के आंसर्स पॉजिटिव आएंगे। 1/2, 1/√2, √3/2 इस तरह से जो भी वैल्यूज आए वो सारी पॉजिटिव आएंगी। अगर 90 से बड़ा एंगल होगा कोई तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, साइन का उल्टा यानी कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे, टेन, कोट, कोस, सेक सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा। इसे तो इस तरह से याद कर लीजिए आप, ऑल साइन, टेन, कोस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं आफ्टर
स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाएंगे और बड़े मजे करेंगे भाई। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बहुत मजे हैं वहां पर। तो इसलिए वहां की तैयारी करिए कि आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े जहां अच्छा क्राउड हो, आपको अच्छा सीखने को भी मिले, आपको अच्छा घूमने फिरने को मिले और आप अपना अच्छा करियर वहां पर बना सकें। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी ऑल साइन टेन कोस, यहां सबकी वैल्यू पॉजिटिव है, यहां साइन पॉजिटिव है यानी साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, यहां टेन पॉजिटिव है, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, यहां कॉस पॉजिटिव है, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। इस तरह से याद करें भाई। अब अगर पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हुआ है यानी 90 से कुछ छोटा है, 90 से थोड़ा सा छोटा एंगल पाई बाई 2 माइनस यानी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पाई बाई 2 प्लस थीटा है, 90 से बड़ा एंगल, 90 से बड़ा यहां आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस थीटा 180 में से माइनस करूं तो सेकंड की बात हो रही होगी और पाई प्लस थीटा यानी थर्ड की बात होगी 180 से बड़ा। 3 पाई बाई 2 270 में से माइनस करूं तो भाई 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करूं यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए आप। 2 पाई 360 डिग्री माइनस थीटा मतलब फोर्थ में रह जाओगे और 2 पाई में कुछ ऐड करूं भाई 2 पाई तो यहां आकर हो चुका था, प्लस करने के बाद दोबारा से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। क्या क्या चीजें सीख लीजिए भाई। पहली बात तो कि यहां पर सभी पॉजिटिव हैं, यहां साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव है, चौथे में कॉस पॉजिटिव है। उसके बाद अगर मान लीजिए पाई में से माइनस कर रहा हूं तो 90 से छोटा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पाई प्लस 90 से बड़ा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस सेकंड है, 180 प्लस थर्ड है, 270 माइनस थर्ड है, 270 प्लस फोर्थ है, 360 माइनस फोर्थ है और 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इतनी बातें यहां तक क्लियर है, रब करनी पड़ेगी भाई, जगह नहीं है तो यहां तक आप लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब अगर पाई बाई 2 लिखा हुआ मिले और 3 पाई बाई 2 की टर्म्स में हो तो चेंज कर दीजिए भाई। चेंज का मतलब साइन से कोस आ जाएगा, कोस से साइन आ जाएगा, टेन से कोट आ जाएगा, कोट से टेन आ जाएगा, सेक से कोसेक आ जाएगा और कोसेक से सेक आ जाएगा। और पाई में और 2 पाई में नो चेंज होता है भाई, नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं करेंगे भाई। अब इतनी बात समझ में आ गई है आपको तो देखिए भाई, 9th क्लास में ये होते थे आपके पास कि साइन 90 माइनस थीटा और आपका जवाब कैसे तय होता था, पाई बाई 2 है यहां पर तो साइन को बदलकर कॉस लिखा जाएगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होंगे तो बदलूंगा भाई मैं, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा। 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते तो आंसर पॉजिटिव होगा, थीटा तो थीटा है भाई, कॉस थीटा लिखा जाएगा इस तरह से। इसी तरह से कोई भी होता भाई यहां पर मान लीजिए 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा होता तो भाई पाई बाई 2 में चेंज होकर कोट आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। 10 ये माइनस का मतलब पाई बाई 2 माइनस का मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए ये आंसर भी पॉजिटिव रहा। अगर मैं कहूं भाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, भाई 9 पाई बाई 2 है पहली बात तो साइन से कोस आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। पाई बाई 2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके लिए साइन देखेंगे जो यहां था और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये आंसर भी कैसा रहा, पॉजिटिव रहा। लेकिन अब की बार अगर ये कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता तो पाई बाई 2 है यहां पर तो कोस की जगह क्या आएगा, साइन आएगा, थीटा भी आएगा। पाई बाई 2 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है और कोस सेकंड में कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि कोस तो यहां पॉजिटिव है, साइन के अलावा यहां सारे नेगेटिव है तो कोस की वैल्यू नेगेटिव इसलिए आंसर माइनस साइन थीटा होगा भाई। मेरा इस पर ध्यान दीजिएगा फटाफट से, बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा भाई। यहां पर और बात करूं भाई मैं
और भी बात करूं, अगर यहाँ पर इस तरह के एक दो और एग्जांपल रखूं आपके लिए कि आप पीरियोडिक फंक्शंस को समझ गए हैं और अब आप मैथ्स की इस टर्म को भी समझ सकें। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है भाई, साइन है और पाई है, पाई में बदलता नहीं भाई, पाई में और 2 पाई में नहीं बदलेगा भाई, तो साइन ही आ जाएगा यहाँ पर। अब की बार कोस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई पाई है, यहाँ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होता है तो साइन से कोस आएगा, यहाँ पाई और 2 पाई है तो बदलेगा नहीं भाई, रूल्स याद करिए भाई, साइन ही आएगा, थीटा ही आएगा। पाई माइनस का मतलब 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा था, पॉजिटिव, इसलिए आंसर पॉजिटिव रहा भाई। और अगर कोस पाई माइनस थीटा की बात करता तो भाई पाई में बदलेगा नहीं, कोस है तो यहां भी कोस आएगा, थीटा है तो थीटा आएगा। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है भाई, साइन के अलावा नेगेटिव है सारे, इसलिए माइनस का लिखा जाएगा भाई इस तरह से। तो ये मैथ्स की बात जो है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इस तरह से मैथ्स का हम यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तभी हम समझ पाएंगे ऑसिलेशंस को भाई। तो इतनी बात आपको क्लियर हो, 2 पाई में क्या लिखेंगे, इसलिए आप देखेंगे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसीलिए आप अब ये बात भी समझ पाए होंगे इस तरह से कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, भाई 2 पाई में बदलता नहीं है, साइन ही आ जाएगा, और भाई थीटा तो थीटा ही रहेगा। 2 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव रहेगा मेरा आंसर। और भाई साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर होता है किसके, साइन थीटा के, और इसीलिए जो साइन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, और हर 2 पाई के बाद साइन अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कोस भी इसी तरह से लिखा जा सकता था, और कोस भी इसलिए कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं और पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। अब बात आ गई है किसकी, ऑसिलेशंस की भाई। ऑसिलेशंस की अगर बात करें तो पीरियोडिक तो होना ही चाहिए भाई, पीरियोडिक तो होना ही चाहिए ये मोशन। पीरियोडिक होने के साथ साथ अगर ये टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, एक मीन पोजीशन है और पार्टिकल एक बार इस तरफ जाता है, एक बार इस तरफ जाता है, और इस तरह से ये पेंडुलम की बात हो सकती है। पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यानी वाइब्रेशन। एटम्स जो होते हैं सॉलिड्स के अपनी ही जगह पर क्या करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। ट्रांसलेशनल नहीं होता, गैसेस के पार्टिकल में ट्रांसलेशनल मोशन है, लिक्विड्स में ट्रांसलेशन हो सकता है, बट सॉलिड्स के पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और वो बस ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो अपनी जगह पर मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करना। एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, तो वो जो ब्लॉक छठे चैप्टर में पढ़ते थे वो ब्लॉक इस तरह से क्या करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, इस तरह से कभी काइनेटिक मैक्सिमम कभी पोटेंशियल मैक्सिमम बदलती रहेगी। इसमें भी पढ़ेंगे वो डेरिवेशन। वो एक कैसा मोशन है, वो एक ऑसिलेशन है भाई, इस तरह से। तो इफ अ पार्टिकल इज इन टू एंड फ्रो मोशन, is in to and fro या back and forth, to and fro motion. If a particle is in to and fro motion about its mean position, about its mean position is called oscillating. अगर एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो इसका मतलब उसका मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी है भाई, वो ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब है। एक पेंडुलम की बात करी जाए तो ये पेंडुलम इस तरह से यहां है, तो ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है, और अगर इस पेंडुलम को एक बार आप डिस्प्लेस कर दे, एक बार तो डिस्प्लेस करना ही पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इसे एक बार डिस्प्लेस कर रिलीज कर दिया जाए भाई। तो अगर इस पेंडुलम को एक बार डिस्प्लेस कर रिलीज कर दिया जाए तो ये इस तरह से दोनों तरफ ऑसिलेट करने वाली है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, जहां पर ये चली गई है डिस्प्लेस होकर, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है।
और ये नेगेटिव एक्सट्रीम है इसकी, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन में रहेगी और पेंडुलम का ये मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है भाई, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है कि ये उसकी मीन पोजीशन है और जैसे कि स्प्रिंग को स्ट्रेच कर कर रिलीज किया जाएगा। पार्टिकल इधर अपनी मीन पोजीशन से एक बार इधर डिस्प्लेसमेंट कर देता है अपना, यानी मीन पोजीशन पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 है। पार्टिकल डिस्प्लेस होकर अपनी एक्सट्रीम पर चला जाता है, जहां पर भाई किसी पार्टिकल उसका एक्स बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, एक टाइम पर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी भाई, ए के बराबर होगी, मान लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। उस पोजीशन से फिर वापस अपनी मीन पर आ जाएगा, फिर दूसरी तरफ चला जाएगा भी इस तरह से। तो दोनों तरफ जो है वो यहां आकर एक्स की वैल्यू -a हो जाएगी। अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है और इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा, बराबर बिल्कुल बराबर जाएगा दोनों तरफ और इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा, तो ये पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से ऑसिलेट करना इसका ये टू एंड फ्रो मोशन है और इसे हम क्या कहेंगे, ऑसिलेशन कहेंगे भाई। तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे हम, ऑसिलेशन कहेंगे। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टी टू एंड फ्रो मोशन में है, इस तरफ जाना उस तरफ जा रहा है, इस तरह से अगर मोशन में है तो पार्टिकल का ये मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा। तो पार्टिकल का जो ये मोशन होगा, ये मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा। पेंडुलम की बात हो सकती है, इस तरह से पार्टिकल के वाइब्रेशन की बात हो सकती है। हो सकता है कि आपने एक मग लिया, खाली मग, और उस खाली मग को पानी के ऊपर रखा और पानी के ऊपर रखकर थोड़ा सा प्रेस किया और रिलीज कर दिया, तो वो जो खाली मग है वो डूबेगा नहीं, क्योंकि वो खाली है, उसकी डेंसिटी कम है, उस पर एक बायंस फोर्स लग रहा है और वो अप डाउन इस तरह से ऑसिलेट करेगा वो जो मग होगा। तो इस तरह से ऑसिलेशंस के कई टाइप हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में उन्हें सबको। तो ये ऑसिलेशन की बात कर रहे थे हम और इस तरह से ऑसिलेशन होता है भाई। तो ये ऑसिलेशंस हैं भाई। इस तरह से ऑसिलेशंस में हम खास बात करने वाले हैं, खास तरीके से एक ऑसिलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो ऑसिलेशन का मतलब अगर टू एंड फ्रो मोशन है पार्टिकल का तो वो ऑसिलेशन है। एक पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन में है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो मोशन कैसा है, ऑसिलेशन है। फैन, आप दीवार पे लगा हुआ फैन देखते हैं कभी कभी, और वो इस तरह से एक बार इस तरफ हवा देगा और वो मतलब पूरे रूम में या पूरे आसपास के उस सामने वाले स्पेस में हर जगह हवा फैलाने के लिए वो इस तरह से ऑसिलेट करता है, लगभग 180 डिग्री के एंगल पर वो ऑसिलेट करता है इस तरह से। तो वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है भाई। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक, एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक, एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक मोशन भाई। हर एक ऑसिलेशन पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेशन। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन क्या नहीं है, ऑसिलेशन नहीं है। तो एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेशन भाई। हर एक ऑसिलेशन पीरियोडिक जरूर होगा, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं है। अर्थ अपने ही एक्सिस पर 24 घंटे में रोटेट कर जाती है, तो इसका मोशन पीरियोडिक था, दिन और रात हो जाते हैं, बट वो ऑसिलेशन नहीं है। वो ऑसिलेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही, वो टू एंड फ्रो मोशन में नहीं है, सिर्फ पीरियोडिक है। एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रही है, तो वो मोशन पीरियोडिक है, ऑसिलेशन नहीं है। और जो क्लॉक हैंड्स हैं वो उनका मोशन पीरियोडिक है, उनका मोशन क्या नहीं है, ऑसिलेशन नहीं है। तो इसलिए एवरी ऑसिलेशन इज पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी ऑसिलेशंस होंगे उनका एक टाइम पीरियड होगा, एक फिक्स टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, चाहे वो हम झूले की बात करें, चाहे वो एक पार्टिकल की वाइब्रेशंस की बात करें। तो ऐसे मोशंस क्या कहलाएंगे,
पीरियोडिक कहलाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं सारे पीरियोडिक क्या हो, ऑसिलेशन हो गई। तो ये बात भी आपको क्लियर रहे कि पीरियोडिक मोशन जो है वो होता है तो जरूरी नहीं वो ऑसिलेशन हो, बट सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक हैं। एक पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो मोशन में है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो वो ऑसिलेशन है। हम ऑसिलेशन में एक स्पेशल काइंड पढ़ना चाहते हैं भाई। मैं ऑसिलेशन में एक बहुत ही स्पेशल काइंड का ऑसिलेशन पढ़ना चाहता हूं जिसे कहा जाता है एसएचएम, जिसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है एसएचएम, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गई है तो इसकी एसएचएम, कि किस तरह का ऑसिलेशन होना चाहिए कि उसे सिंपल हार्मोनिक कहा जा सके भाई। सिंपल हार्मोनिक या हार्मोनिक मोशन कैसा होगा भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होगा भाई। बड़ी खास बात थी भाई इस तरह से मोशन के अंदर भाई। मान लीजिए ये एक रिजिड वॉल है और इस रिजिड वॉल से छठे चैप्टर में हमने कई बार किया इस तरह से, ये एक स्प्रिंग अटैच कर दिया गया भाई। स्प्रिंग का मास नहीं है भाई, यानी स्प्रिंग अगर मासलेस स्प्रिंग है तो मासलेस स्प्रिंग के अंदर इनर्शिया नहीं होगा, और इसीलिए मैं इसे इनर्शिया प्रोवाइड कराने के लिए इसके साथ एक ब्लॉक अटैच कर देता हूं इस तरह से, और ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है इस तरह से। और ये इसकी कैसी सिचुएशन है भाई, ये अपनी मीन पोजीशन पर है और अभी इसके अंदर मैंने कोई एलोंगेशन नहीं करी है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है भाई। मैं इस ब्लॉक को अगर थोड़ा स्ट्रेच करूंगा इस तरह से, तो इस ब्लॉक को अगर थोड़ा क्या किया जाए भाई, स्ट्रेच किया जाए भाई। इस ब्लॉक को अगर थोड़ा स्ट्रेच किया जाता, इसकी मीन पोजीशन से इसे इस तरह से थोड़ा स्ट्रेच किया जाता, तो भाई इसके अंदर एक एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता भाई, इसके अंदर एक एक्स क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट हो जाता, और ये स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता भाई। ये स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मीन पोजीशन से दूर की तरफ देखा जाएगा इस तरह से। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा तो ब्लॉक वहां जाकर रुक जाएगा, रुका रहेगा, रिलीज करने पर आप छोड़ देंगे इसे तो भी वापस नहीं आएगा। तो इसको वापस लाना जरूरी है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स जरूरी है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स जरूरी है। और आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और ये एक्सेलरेट होगा, ये आएगा, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, एक्स इसका घटने लगेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगी। अभी इसे स्ट्रेच करने में मैंने जो वर्क किया है छठे चैप्टर से, मैं दोबारा ड्राइव कराऊंगा यहाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर, मैंने इसे उधर स्ट्रेच किया है। एक्स डिस्प्लेसमेंट कराने में मैंने कितना वर्क किया है, हाफ के इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर मैंने वर्क किया है इसे डिस्प्लेस कराने में। इस तरह से हाफ के एक्स स्क्वायर मैंने इसे इधर डिस्प्लेस कराने में वर्क किया है, वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो गई है। अगर मैं इसे रिलीज कर दूं तो ये फोर्स इसे खींचेगा, एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्स घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी, और ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ जब आएगा ना तो स्पीड इसकी मैक्सिमम हो गई होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई होगी, एक्स इसका जीरो हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम हो गई, जीरो हो गई। बट अब ये इस पॉइंट पर रुक नहीं पाएगा। अगर यहां पर ये रुक जाता, फोर्स लगना बंद हो गया, फिर तो ये यहां पर रुक जाता, ऑसिलेट थोड़ी करता। बट इसका इनर्शिया इसे यहां रुकने नहीं देगा, ये इसे ओवरशूट कर जाएगा, ये कंप्रेस होने लगेगा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगने लगेगा, धीरे धीरे फिर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, और फिर ये इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो आप सबसे पहले ये बात लिख लें कि दो कंडीशंस जो जरूरी हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स यानी इलास्टिसिटी भाई, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब इलास्टिसिटी, एंड दूसरी चीज भाई इनर्शिया।
भाई रीस्टोरिंग फोर्स यानी इलास्टिसिटी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहता है और इनर्शिया के कारण ये अपनी मीन पोजीशन पर रुक नहीं पाता। ये दो कंडीशंस होंगी तभी एक पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा भाई। तो ऑसिलेशन के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, ऑसिलेशन के लिए जरूरी कंडीशन है कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, इनर्शिया होना चाहिए। और भी ऑसिलेशंस हो सकते हैं जिसमें पार्टिकल अपनी मीन को, जैसे पेंडुलम भाई, अगर आप पेंडुलम बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर रहे हैं, पेंडुलम बहुत ज्यादा दूर दूर तक डिस्प्लेस हो रही है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है भाई। सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हैं, मैं ऑसिलेशंस की ही बात कर रहा हूं इस चैप्टर में, बट सारे के सारे ऑसिलेशन क्या नहीं है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। पेंडुलम का इस तरह से डिस्प्लेस होना ऑसिलेशन है क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन को कर रही है, वो पीरियोडिक भी है, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक हो ये जरूरी नहीं है। किसी कंडीशन में वो सिंपल हार्मोनिक होगी, हमें बनानी पड़ेगी, हम बनाएंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होते होंगे भाई जिस केस में रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। वो सारे ऑसिलेशंस जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, वो सारे ऑसिलेशंस क्या कहलाएंगे, सिंपल हार्मोनिक कहलाएंगे। तो द ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन, द ऑसिलेशन इन विच restoring force, the oscillation in which restoring force is directly proportional to displacement of particle from its mean position is called simple harmonic motion में, is called simple harmonic motion। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझिए, सुनिए इस बात को, क्या कि मैंने आपको ये कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सारे के सारे ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक हो ऐसा जरूरी नहीं भाई। वो ऑसिलेशंस, ऐसे ऑसिलेशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, जब x जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ऑसिलेशन जिस केस में फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्प्लेसमेंट के, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे ऑसिलेशंस को क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे मोशन आएंगे जिनको सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना होगा। बहुत सारे ऐसे ऑसिलेशन पढ़ने हैं जिन्हें सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना होगा। उससे भी पहले बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म 3 मार्क्स में आपसे कई बार ये पूछा जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव कर दीजिए भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल फॉर्म को डिराइव कर दीजिए। तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में, या डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहा जा सकता है कि भाई अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो वो एक इक्वेशन को, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म कहा जाता है। और इसे किस तरह से जो है वो कहा जाएगा, तो लेट अ पार्टिकल इज in SHM and restoring force on particle is directly proportional to
डायरेक्टली proportional to its displacement way। और रीस्टोरिंग फोर्स इस पार्टिकल पर कितना लगेगा, ये इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिख लीजिएगा, बहुत 100% चांसेस है इसके कि ये 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो डिफरेंशियल फॉर्म इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, एक पार्टिकल कंसीडर किया जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, तो उसका रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी मीन पोजीशन से। एक कांस्टेंट लगाना था प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद, तो k कांस्टेंट आया है यहां पर, तो यहां पर k जो कांस्टेंट आया है इसे स्प्रिंग फैक्टर कह देते हैं भाई, इसे स्प्रिंग फैक्टर कह देते हैं। कहने का मतलब इलास्टिसिटी कितनी है, स्प्रिंग का k कितना है उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। अलग अलग में इलास्टिसिटी अलग अलग कारणों से हो सकती है, स्प्रिंग में अलग है, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन के कारण हो सकती है, अलग अलग चीजें हो सकती है। पेंडुलम में mg sin थीटा वेट को रिजोल्व करने के बाद आएगा, पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, जरा आराम से समझिएगा चीजों को। तो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के कांस्टेंट आएगा। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ हुआ है तो वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बाहर की तरफ देखा जाएगा कि कितनी दूर है पार्टिकल में। भाई मैं फोर्स को न्यूटन के अकॉर्डिंग मास इनटू में एक्सेलरेशन लिख सकता था, तो मैं एक्सेलरेशन को -k/m लिख सकता था। k भी यहां पर कांस्टेंट है, वो एक स्प्रिंग फैक्टर है। m मास भी यहां पर कांस्टेंट है, मतलब इनर्शिया फैक्टर है। इनर्शिया किसके कारण है, मास के कारण है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन में। तो a इज इक्वल टू -k/m आया है यहां पर। भाई एक्सेलरेशन क्या है, भाई डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन। भाई मैं इस तरह से आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन तो लिखा जा सकता है dv/dt। वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर टाइम पर और वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, वो dv/dt क्या लिखा जा सकता है, एक्सेलरेशन। d/dt को एज इट इज रहने दीजिए भाई। वेलोसिटी तो खुद क्या लिखी जा सकती है, x का डिफरेंशिएशन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और माइनस में k/m और इनटू में x, माइनस में k/m इनटू में x। भाई एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है, वेलोसिटी खुद डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है। तो वेलोसिटी को मैंने v को dx/dt लिख दिया, तो इसे भाई ऐसे लिखेंगे, d का स्क्वायर लिखेंगे, d यहां था d का स्क्वायर, और नीचे dt 2 बार है तो ऐसे लिखेंगे dt स्क्वायर। तो ऐसे मत सोचिए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये लिखने का मतलब है d स्क्वायर अपॉन में dt स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, x का। डिस्प्लेसमेंट का 1 बार डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, एक और बार डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा, तो x का 2 बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी है भाई मैंने इस तरह से। और माइनस भाई k/m को मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। ये कांस्टेंट कहां से आया है भाई, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, तब समझेंगे कि भाई मैंने k/m को ओमेगा ही क्यों लिखा। बट फिलहाल ये मान लीजिए कि k यहां पर एक कांस्टेंट था, m मास भी यहां पर कांस्टेंट था, और मैंने k/m को एक नया कांस्टेंट लिख दिया, और वो नया कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर में इस तरह से। और d²x, और ये साथ में x था भाई, d²x में dt स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म कहा जाता है। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। This is differential form. This is differential form in simple harmonic motion। भाई इसी इक्वेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल फॉर्म कहा जाता है।
कहने का मतलब जो पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x यहां पुट करने पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x की वैल्यू यहां पुट करने पर, x की वैल्यू यहां पुट करने पर सॉल्व कर कर अगर 0 के बराबर आता है तो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, वो पार्टिकल SHM में है। तो गाइस आज मैंने आपको पीरियोडिक मोशन, आपको पीरियोडिक फंक्शन, ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाई है। इससे आगे और इंपॉर्टेंट जबरदस्त चीजें हैं जो लेक्चर 2 में जानेंगे इसके बारे में। थैंक्स गाइस।